हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग हमारी विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है रेशे और प्लास्टिक, यानी कि फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब बच्चों, हम लोग रेशे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो रेशे जो हमें प्रकृति से भी मिलता है और हम लोग इनको कारखानों में भी बनाते हैं। ठीक है। तो इस पूरे अध्याय के अंतर्गत हम लोग कपड़ों के बारे में देखेंगे। कपड़े रेशे से ही बनते हैं। ठीक है। तो जो प्राकृतिक रेशों से जो कपड़े बनते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हो, कपास होता है और ऊन होता है। तो ऊन हमें जानवरों से मिलता है, कपास हमें पौधों से मिलता है। ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक वो चीज है जो पहली बात कभी नहीं गलती है। ठीक है। पर इसका भी इस्तेमाल हम लोग कारखानों में अपने कपड़े बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चलिए चलते हैं आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी साइंस के एजुकेटर लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रेशे और प्लास्टिक। यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें देखना है कि रेशे होते क्या है। तो अभी आप अपने आसपास देखिए और आसपास की जगह अपने आप ऊपर देखिए। तो आपने कपड़े पहने हुए हैं और आपका हर एक कपड़ा किसी ना किसी फाइबर से बना होता है। और आज हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं और उनसे हम किस तरह के कपड़े बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सभी को अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूल व गंदगी से बचाते हैं। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में निखार भी लाते हैं। साफ, स्वच्छ और आरामदायक वस्त्र हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। अतः वस्त्र हमारे लिए अति आवश्यक है। यानी कि सुंदर दिखने के साथ साथ जो हमारे वस्त्र हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा, हर एक तरह के मौसम से। वस्त्रों के अतिरिक्त हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, किंतु इनमें से अधिकतर पदार्थ उस रूप में नहीं पाए जाते जिस रूप में हम उनका उपयोग करते हैं, और उनकी प्राकृतिक अवस्था से रसायनों, सीमेंट, उर्वरक, संश्लेषित, बनावटी, कृत्रिम रेशों आदि में बदल दिया जाता है, जो कि मानव निर्मित पदार्थ कहलाते हैं। तो जो चीजें हमें नेचुरली, हम उनमें कुछ चेंजेस करने की मिल रही नेचर से ही, लेकिन हमने उसमें फर्दर कुछ एड ऑन किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो प्रोसेस यानी कि उस चीज को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ये मानव निर्मित चीज है। मैन मेड कहते हैं ना, मैन मेड है ना ये। इस तरीके से मानव निर्मित पदार्थों को कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें औद्योगिक इकाई कहते हैं। आज मानव निर्मित पदार्थों का उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है, क्योंकि आप देखिए, आपके पास कंप्यूटर है और आपके पास ये कपड़े भी हैं, आपके कपड़े भी किसी ने सिले होंगे। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये मानव निर्मित चीजें हैं। आगे चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं रेशे या तंतु, यानी कि हमारे फाइबर्स की। हम जो वस्त्र पहनते हैं वे रेशों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक या कृत्रिम साधनों द्वारा रेशों को तैयार कर वस्त्रों को बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रेशा क्या है? रेशे धागे की लंबाई के अनुरूप क्रमवार तंतुओं या पृथक फैलाए गए टुकड़ों के रूप में प्राप्त पदार्थ है। रेशे ऊतकों को एक साथ बांधे रखने के लिए वे पौधे व जंतुओं दोनों के लिए उपयोगी है। मानव रेशों को काटकर, बुनकर तंतु, धागे, रस्सी या रस्सा बनाता है। आप सिंपल सी बात कीजिए, छोटा सा, अगर मैं इस कपड़े की बात करूं तो उसका एक छोटा सा, कभी कभी आप देखते हैं ना कि आपके कपड़ों से एक आधा एक्स्ट्रा धागा निकल के आ जाता है, तो वो धागा ही, और उस धागे का भी बहुत छोटा वाला पार्ट, क्योंकि फर्दर वो बन रहा है धागा। तो ये चीज क्या है आपकी? ये है आपका फाइबर। घरों में प्रयोग होने वाली बहुत सारी वस्तुओं को बनाने में रेशों का प्रयोग किया जाता है। रेशों को दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है आपका प्राकृतिक रेशे और एक आता है आपका संश्लित रेशे। संश्लित रेशे यानी कि कृत्रिम रेशे बेसिकली क्या होंगे बच्चों? जो कि आपके मैनमेड होंगे। और जो प्राकृतिक रेशे हैं वो कौन से होंगे? जो आपको प्रकृति से मिल रहे हैं। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स में पौधों और जंतुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जूट, रेशम, सूती वस्त्र, लीनन, पटसन, नारियल की जटाओं से बनी रस्सी आदि पौधों से प्राप्त होती है। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाला सामान्य रेशे है। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप अपने कॉटन की बात कर लें, ऊन की बात कर लें, रेशम की बात कर लें, और यहाँ पर ये नारियल की जटाओं से बनने वाली रस्सी की बात कर लें,
ये पटसन है आपका, इसकी बात कर लें, ये सब चीजें क्या है, ये आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, आपको प्रकृति से मिले हैं, ठीक है। और ये उनकी पिक्चर्स है हमारे पास। फिर हम देखेंगे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। दो या दो से अधिक पदार्थों को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा मिलाकर कृत्रिम रेशे तैयार किए जाते हैं। ये मानव निर्मित रेशे होते हैं। वस्तुतः इनको बहुलक पदार्थों से बनाया जाता है। इनमें से अधिकतर को पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन एवं एक्रोलीन कुछ सामान्य कृत्रिम रेशे हैं। ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक मजबूत व सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक से अलग है, ये सिंथेटिक है, कृत्रिम है, और इन्हें दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर बनाया गया। और इन्हें मिलाने के लिए हमने किनका यूज किया, हमने केमिकल्स का यूज किया, और उसके बाद हमारे पास ये आए हैं। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो रेयोन हो गया आपका, टेरिलोन हो गया आपका, लाइनोन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब चीजें, ये कंपेरिजन तो प्राकृतिक जो हमारे फाइबर्स है उनके कंपैरिजन में वे सस्ते मिलते हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए मजबूत भी होते हैं। प्लास्टिक को कृत्रिम पदार्थ के रूप में जाना जाता है। कृत्रिम रेशे लंबाई में अधिक तथा लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। कृत्रिम रेशों की एकमात्र सीमा यही है कि ये नमी नहीं सोख सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक के जनरली बर्तन होते हैं उसमें आप वाटर एलिमेंट रख देते हैं, क्योंकि क्या है कि वो सोखेंगे तो नहीं। कागज के अंदर आप पानी रख के कभी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो सारा सोख लेगा और वो खुद ही फट जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक है वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बहुलक की, यानी कि पॉलीमर की। ये पॉलीमर आपका क्या होता है? बहुलक अर्थात पॉलीमर दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है बहुत से, तथा मर का अर्थ होता है भाग या इकाई, या बहुत से भागों को मिलाकर जो चीज बनी है वो आपकी बन जाती है पॉलीमर। अतः बहुलक बहुत सी दोहराई जाने वाली इकाइयों से मिलकर बना है। एक बहुलक समान अणुओं की बनी एक लंबी श्रृंखला है। यानी कि आप ये देखिए कि आपने चेन बना दी है, आपने किस तरीके की चेन बना दी आपने, कि एक ये आपका आया, ये आपका आया, ये तो ये एक का आपकी चीज बहुलक का एक वो है आपका, जो ये आपका मर है, यानी कि जो भाग है, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और इस तरीके की वो चेन बनी हुई है। इसे आप क्या कह रहे हैं, आप इसे पॉलीमर कह रहे हैं। अकल अणु, यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक स्वतंत्र अणु क्या कहलाया जाता है, अकल अणु कहलाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रबड़, रेशम अणु एवं कपास आदि बहुत से बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। आपने क्या देखा कि जो आपके पॉलीमर्स है ये आपको नेचुरली नेचर में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे आपके टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की, कि हमारे पास कौन कौन से टाइप से सिंथेटिक फाइबर्स के। कुछ विभिन्न प्रकार के सामान्य कृत्रिम रेशे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करें रेयॉन की। रेयॉन प्राकृतिक पदार्थों से बनाया गया पहला मानव निर्मित रेशा है। रेयॉन सेलायूलस से बनाया जाता है, जो कि वृक्ष के गूदे से प्राप्त किया जाता है। ये नव विकसित रेशा कहलाता है, क्योंकि ये शुद्ध कच्चे पदार्थ सेलुलोज को विघटित कर कर बनाया जाता है। यह इसे मजबूत बनाता है और इसे रंगना आसान होता है। इसे बहुत से रंगों से रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर चादर बनाते हैं, यानी कि जब रेयॉन को आप कपास के साथ मिक्स करेंगे तो इसको क्या बन जाएगी, इससे आपकी चादर बन जाएगी। रेयॉन को हमने देखा कि इसे हम किस तरीके से बना रहे हैं, इसे हम एक कच्चा पदार्थ है हमारे पास सेलुलोज, उसकी मदद से बना रहे हैं केमिकली, और यह आपका पहला मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं या ऊन के साथ मिलाकर गलीचे या कालीन बनाते हैं, और अगर आप इस रेयॉन को ऊन के साथ मिक्स कर देंगे तो आप इनसे गलीचे और क्या कर सकते हैं, कालीन बना सकते हैं। लकड़ी के गूदे को क्षारीय विलयन में घोलकर फिर उसे अनेक छोटे छोटे छिद्रों से गुजारते हैं, जहां उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार पड़ती है। यानी कि एक लकड़ी का गूदा होता है, उसमें क्या करते हैं, क्षारीय विलयन, यानी कि बेसिक आपका एक सोल्यूशन होगा, उसके अंदर घोल कर उनके अंदर से निकालते हैं और उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जिससे विलेन गाढ़ा हो जाता है। यह प्रक्रिया रेशे को मजबूत करती है। फिर रेशे को कच्चे धागों में काटते हैं और वस्त्र बुनते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम धागे बनाएंगे और धागों से फिर हम वस्त्र बनाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका रेयॉन। अब हम यहाँ देखेंगे कि रेयॉन के रेशों के प्रमुख उपयोग, हमारे पास क्या क्या उपयोग है रेयॉन के। तो सबसे पहले घरों में काम आने वाले चादर, कम्बल, पर्दे, मेजपोश, दरी व गृह सामग्री आदि बनाने में आपको रेयॉन को यूज आता है। औद्योगिक उपयोग की बात करें तो आपका ये औद्योगिक उत्पाद हो गए, औषधि हो गए, शल्य चिकित्सा संबंधी उत्पाद हो गए, टायर की रस्सी आदि बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे नायलॉन की। नायलॉन जो होता है ये भी आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत सिंथेटिक फाइबर है। लाइनोन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। ये संपूर्ण रूप से रसायनों से बना हुआ पहला कृत्रिम रेशा है। अब इसमें हमने नेचर से कुछ भी नहीं लिया, पहले रेयॉन में हमने नेचर से लिया है सेलुलोज, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा रसायनों से ही बना है आपका। सन 1931 में इसे किसी प्राकृतिक कच्चे पदार्थ का प्रयोग ना कर कर बनाया गया था। इसे कोयला, जल और वायु द्वारा
बनाया गया था। नायलॉन के रेशे मजबूत होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग पहाड़ों पर चढ़ने के रस्से, मछली के जाल व पैराशूट बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में नायलॉन का धागा स्टील के तार की तुलना में अधिक मजबूत होता है। उसकी यानी कि आप स्टील का तार बनाओगे तो एक नायलॉन का तार होगा आपके पास, तो नायलॉन का जो तार होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू स्टील का। तो सोच के देखिए कि ये कितना ज्यादा मजबूत होगा। नायलॉन के धागे बहुत लचीले होते हैं, इसलिए ये जुराब बनाने में बहुत उपयोगी होते हैं। आपने अपने जुराब का कपड़ा देखा, उसे खींच के देखिएगा तो ये बहुत ज्यादा लचीले हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं कि इससे आप अपने जुराब भी बनवा सकते हैं और बनते हैं जनरली। नायलॉन चमकीले तथा धोने में आसान होते हैं, बहुत ही कम जल को सोखते हैं। नायलॉन से बने वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, अतः कपड़ों को बनाने के लिए नायलॉन का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। दांतों के ब्रश, कंघे, चैन, पैराशूट, थैले, पर्दे आदि बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नायलॉन से क्या क्या बनता है, तो ब्रश बनता है, आपका कंघा बनता है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप दे सकते हैं। पैराशूट हो गया, ये सब चीजें। अब यहाँ पर हमें पिक्चर्स दी गई हैं कि किस तरीके के हैं, तो ये सारी चीजें किससे बनी हुई है, नायलॉन से बनी हुई है। नायलॉन के कुछ सामान्य उपयोग क्या क्या हैं, यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत संबंधी कनेक्टर, गियर, बेरिंग आदि बनाने, तार और फोटो को बांधने, बंडल बांधने, ये सब आपके किसके उपयोग है, ये नायलॉन के उपयोग है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि सबसे पहले समझिए कि नायलॉन है क्या, फिर उसके बाद ये समझिए कि नायलॉन के आपने किस तरीके से वस्त्र बनाए हैं, उसके बाद ये समझिए कि आपके वस्त्र बनाने के सिवा आपकी लाइफ में नायलॉन का जो प्रयोग है वो क्या क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं टेरिलीन की। तो टेरिलीन भी आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। टेरिलीन एक अन्य प्रसिद्ध संश्लेषित रेशा है। यह रासायनिक कंपनी आईसीआई का व्यापारिक नाम है। ये जो आपका ये टेरिलीन है, ये क्या है, ये कंपनी का नाम है आईसीआई का, ठीक है, जिसने इसे बनाया था। इसे यह इथिलीन ग्लाइकॉल व टेरी टेरिप्थेली अम्ल के बहुलकों से बनाया जाता है, यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल और आपका ये टेरिप थैली, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने टेरिलीन बनाया है, ठीक है। टेरिलीन से बने वस्त्र बहुत ही टिकाऊ एवं धुलने के बाद ना सिकुड़ने वाले होते हैं। ये सूती तथा ऊनी रेशों का मिश्रित रूप है, यानी कि सूती और ऊनी वस्त्रों का कॉम्बिनेशन अगर हम कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टेरिलीन बन जाता है। ये सूट और पैंट बनाने के लिए उत्तम वस्त्र होते हैं। तो अपने पापा की पैंट का कपड़ा देखोगे ना आप, अगर आपके पापा जींस पहनते तो बात अलग है, अगर पैंट पहनते हैं, मम्मी पैंट पहनती है, तो उनके कपड़ा देखिएगा आप, आपको पता चलेगा कि इन दोनों का क्या मतलब कपड़ा इनका कैसा होता है। सूती वस्त्र के साथ मिलने पर इसे टेरिकॉट कहते हैं, और जब इसे ऊनी वस्त्र के साथ हम मिला देते हैं तो इसे टेरी वूल के नाम से जाना जाता है। नावों की पतवार व वस्त्र बनाने में इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट बनाने में पदार्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर जनरली देखेंगे कि जो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ये मजबूती की वजह से हमारे पास इनके बहुत सारे यूजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीएस्टर की। तो पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से निर्मित वस्त्रों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। तो जिस तरह की टी शर्ट अभी मैंने पहनी हुई है, अगर मैं कहूँ कि ये पॉलीएस्टर की बनी हुई है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के वो करती हूँ तो देखिए कोई भी सलवट इसके ऊपर नहीं पड़ी है। लेकिन अगर यही मैंने एक सूती कपड़ा पहना होता, कोई कुर्ता पहना होता और मैं उसे इस तरीके से मोड़ देती तो आपको पता है उसके साथ क्या होता। तो इससे पता चल जाता है आपको कि ये पॉलिएस्टर है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे एस्टर समूह के बहुत सारे अणुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें टेरिलीन, टेरीन या डेक्रोन मोनोमर हो सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कच्चा माल तेल शोधक कारखानों के सह उत्पादन है। ये कड़क होते हैं तथा धोने में आसान होते हैं, अतः परिधान बनाने के लिए बिल्कुल अनुरूप होते हैं। पॉलीथाइलीन, टेरिफ्थैलेट या साधारण कपड़ा बनाने में प्रयोग आने वाला सामान्य पॉलिएस्टर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल बनाने में भी बहुलक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जनरली प्लास्टिक की होती है, आप क्या देखेंगे कि वो भी पॉलिएस्टर की हेल्प से ही बनी है। तो पॉलिएस्टर के बारे में हमने क्या समझा कि ये ईस्टर के बहुत सारे बहुलक से बना हुआ है, इसलिए इसे पॉलीईस्टर कह रहे हैं। और आपने यहाँ पे देखा कि ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, टेरिलीन, टेरॉन और डेक्रोन के मोनोमर से बना है, यानी कि सिंगल सिंगल यूनिट से बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि इन पे जो जिस जिस तरह के कपड़े पॉलिएस्टर की हेल्प से बनते हैं उन पे सिलवटें नहीं आती, उन्हें धोना आसान होता है, उन्हें रखना आसान होता है। और आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल वगैरह होती हैं ये भी पॉलिएस्टर से ही बनी होती है। पॉलिएस्टर के उपयोग हम देखते हैं, बहुत से वांछित गुणों के आधार पर पॉलिएस्टर के बहुत से उपयोग है। सलवट ना पड़ने के गुण और आकार को धारण करने की योग्यता के आधार पर इसका उपयोग किस किस में किया जा रहा है, पैंट, शर्ट, सूट और चादर आदि बनाने में किया जाता है। आप अपनी मम्मी के सूट का कलेक्शन देखिएगा, कोई ना कोई सूट ऐसा जरूर होगा जिसे आप इस तरीके से मोड़ेंगे और उसमें कोई भी सलवट नहीं पड़ेगी।
बहुत से जैकेट, पैंट, बैग, कॉट व रजाई संबंधी वस्त्र पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर के औद्योगिक उपयोग भी होते हैं, जैसे कालीन बनाने में, छानने में, रस्सी व फोटो बनाने में। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं एक्रिलिक की। हम सर्दी के मौसम में स्वेटर, जर्सी, कंबल तथा शॉल आदि को पहनते व ओढ़ते हैं। इनमें से बहुत से प्राकृतिक ऊन के नहीं बने होते, यद्यपि ये ऊन के समान दिखते हैं। इनको एक्रिलिक नामक कृत्रिम रेशे द्वारा तैयार किया जाता है। तो अब तक हम क्या समझ रहे थे कि जितने भी हमारे पास सर्दी के कपड़े हैं वो किससे बने हुए हैं, वो ऊन से बने हुए हैं। लेकिन ऐसा सच है, ये सच नहीं है। वो किससे बने हैं, वो एक्रिलिक से बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका एक सिंथेटिक फाइबर है और ये दिखने में बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल दिखने में ऊन जैसा होता है। अब जबकि एक्रिलिक से बने कपड़े सस्ते होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों में भी उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ये देखिए अगर आप नेचुरल ऊन यूज करेंगे तो वो कंपैरेटिवली आपको महंगा पड़ता है और ये जो है आपका एक्रिलिक ये आपको सस्ता पड़ता है। इनके मजबूत एवं सिकुड़ने रहित, यानी कि ये भी सिकुड़ेंगे तो ये आपको कोई भी जकड़न नहीं दिखाएंगे, मतलब इसी तरीके का पूरा इनका फैब्रिक होगा। एक्रेलाइट ऊन का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। कालीन बनाने में, रजाई व गद्दों में भरने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा संबंधी औजार व यंत्र, लेंस आदि बनाने में, मोटर गाड़ी के पीछे की लाइट को ढकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करूं यंत्र बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए, मोटर गाड़ी के पीछे की लाइट बनाने के लिए, इन सब में किसका यूज किया जा रहा है, इनमें एक्रिलिक का यूज किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे फाइबर कांच की, यानी कि फाइबर ग्लास की। फाइबर कांच एक बहुलक नहीं है, लेकिन ये कांच से बना होता है। ये मजबूत, टिकाऊ और अग्नि निरोधक होता है। रेयॉन के साथ मिलकर हेलमेट बनाने में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आपका फाइबर ग्लास आएगा और आपका रेयॉन आएगा तो इन दोनों को मिक्स करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा हेलमेट। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कांच से प्राप्त शुद्ध रेशो का प्रयोग दृष्टि संबंधी रेशो के रूप में होता है। अब आप बात करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। तो इतनी सारी बात हमने करी, अगर मैं नॉर्मल बेसिस पे आपसे पूछूं कि आपने क्या क्या समझा, तो आप कहेंगे मजबूत है, ये सस्ता है और इसको मतलब रख रखाव अगर इसका देखें तो वो इजी है। आप सूती कपड़े लेके आएंगे तो रोज प्रेस करेंगे तभी पहन पाएंगे, बिना प्रेस के पहनेंगे तो आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, गर्म करने पर कृत्रिम रेशे पिघल जाते हैं। वास्तव में कृत्रिम रेशों का एक दोष है, यदि वस्त्र आग पकड़ते हैं तो ये भयानक हो सकता है। आग लगने पर इनसे बने वस्त्र पिघलते हैं और उस व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, कहते हैं कि अगर आपने टेरिकॉट के कपड़े पहने हुए हैं तो आग के पास मत जाइए। क्यों? क्योंकि ये जो कपड़े हैं आपके जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, और अगर ये जल्दी से आग पकड़ेंगे, आपने कपड़े पहने हुए तो ऐसा भी नहीं कि ये जलेंगे, ये जलकर आपकी स्किन से चिपक जाएंगे और इन्हें हटाना फिर कितना ज्यादा दर्दनाक होगा, तो सोच के देखिए। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हम देखते हैं, इसलिए हमें रसोई घर एवं प्रयोगशाला में कार्य करते समय कृत्रिम रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अनोखे गुणों से युक्त कृत्रिम रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र बहुत प्रचलित होते हैं। मजबूत, कठोर और जल से अप्रभावी, धुलने में आसान व लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। किस प्रकार से जल या पसीने को नहीं सूखते हैं, फलतः ये पहनने में आरामदायक नहीं होते हैं। ये जल्दी सूखने वाले, टिकाऊ, सस्तु, सहज उपलब्ध और आसानी में से रखने योग्य है। यानी कि जहां हमने इनके बेनिफिट्स भी देखे, हम यहाँ नुकसान भी देख रहे हैं कि जल्दी से पसीना नहीं सूखेंगे, ये जल्दी से सूखेंगे नहीं, सॉरी पसीना नहीं सूखेंगे। और हम क्या देख रहे हैं कि जल्दी से क्या नहीं करेंगे कि ये पहनने में कभी कभी आपको इरिटेट कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, गर्मी में आपने कुछ पहना हुआ है और वो पसीना एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो आप सोचिए कि आपको कितनी नमी नमी सी, गीला गीला सा महसूस होगा, तो आपको ही कंफर्टेबल नहीं लगेंगे। फिर हमने आग वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे देख लिया। तो अगर इसके बेनिफिट्स है तो इसके आपके पास नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास विशेषता है और ये उनके दोष है, तो आप इन्हें देखिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। धागों को जलाकर रेशों की पहचान करना, कि किस तरीके से अगर आप धागा जला रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि रेयॉन का धागा है, नायलॉन का धागा है, कपास का है, पॉलिएस्टर का है। तो चलिए ये देख लेते हैं। अगर रेयॉन है तो ये बहुत तेजी से जलता है, वह जलने पर कागज जलने जैसी गंध देता है। अगर आपका नायलॉन है तो ये धीरे धीरे जलेगा और जलने के बाद सिकुड़ता है तथा कठोर दाने में बदल जाता है। वह जलने पर बालों के जलने जैसी गंध देता है। उसके बाद अगर ये कपास है तो ये भी तेजी से जलेगा और जलने पर दाना नहीं बनेगा। तो ये तेजी से जला और कैसी महक दी आपको, इन्होंने दिया आपको कागज की जलने की। ये जला, सिकुड़ा, दाना बना और कैसी गंध दी, ये आपको गंध दी है वो बाल जलने की। जब ये भी तेजी से जला लेकिन ये दाना नहीं बना और कोई इसने गंध भी नहीं दी, तो ये क्या होगा, कपास होगा। पॉलिएस्टर ये नायलॉन की तरह ही जलता है लेकिन जलने पर काला धुआं देता है। बस ये चेंज है कि जैसा नायलॉन जलेगा वैसे ही डिटो, और उसके साथ साथ काला धुआं भी देगा। फिर आपका था ऊन तथा रेशम, में धीरे धीरे जलता है तथा जलने पर बालों जैसी, जलने जैसी गंध देता है लेकिन दाना नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या था कि बालों जैसी गंध दे रहा था और दाना बन रहा था।
यहाँ पर दाना बनेगा पर बालों जैसी गंध नहीं देगा, यहाँ पर दाना नहीं बनेगा और आपको गंध भी नहीं देगा। फिर आता है आपका एक्राइलिक, ये जलने पर सिकुड़ जाता है तथा काला दाना, और ये काला दाना बनेगा। ये जलने पर भी तीक्ष्ण गंध वाला धुआं भी देता है, बदबू भी देगा आपको और धुआं भी देगा, काला दाना भी बन जाएगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ये सब हमने पढ़ा था अपने फाइबर के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। आपको याद होगा कि हम अध्याय के आरंभ में बहुलक का वर्णन कर चुके हैं। बहुलक में अणु एक दूसरे के सिरों से जुड़कर अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। जब इन बहुलकों को जोड़ते हैं तो एक अन्य उपयोगी कृत्रिम पदार्थ बनता है जिसे प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि जब आपने इन्हीं बहुलक को बनाया और इनकी एक बहुत लंबी चेन बना दी तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लास्टिक बन जाएगा। अन्य शब्दों में प्लास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसमें हम पदार्थ को किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं और उस पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं कि आपके अंदर तो बहुत ही प्लास्टिसिटी है, यानी कि आप तो किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देखिए कि आपका जो प्लास्टिक है वो पन्नी भी बना हुआ है, यानी कि बहुत पतली है, वो आपकी कॉपीज का कवर भी बना हुआ है। अगर आप प्लास्टिक कवर की बात करें, अगर आप देखिए तो ये पेन भी प्लास्टिक से बना हुआ है, आपकी बॉटल हो गया, आपका लंच बॉक्स हो गया, तो हर एक शेप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक की खोज के बाद मानव के जीवन में बहुत बदलाव आया है। वस्तुओं को बनाने में एल्यूमिनियम, लकड़ी, प्राकृतिक रेशे, चीनी मिट्टी, लोहा, कांच में धातुओं का स्थान अब किसने ले लिया है, प्लास्टिक ने ले लिया है। लेकिन सभी प्लास्टिकों की इकाइयों का प्रबंध एक समान नहीं होता। कुछ ही में ये रेखाकार होता है जबकि अन्य में विपरीत संबंध होता है, कि कहीं पर तो स्ट्रेट होगा यानी कि लंबी चेन जाएगी, कहीं पर ये ब्रांच होगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्लास्टिक को पुनः चक्रित कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी रंग में रख सकते हैं, पिघला सकते हैं, चादर व तार आदि बना सकते हैं। ये हल्के व पकड़ने में आसान होते हैं। आप जनरली प्लास्टिक का यूज इसलिए करते हैं, समझ लीजिए कि अगर आपको कॉपर की बोतल चाहिए होगी या समझ लीजिए स्टील की बोतल हो और आपके पास एक जगह प्लास्टिक की बोतल है, तो हल्की कौन सी होगी, ऑब्वियसली प्लास्टिक की होगी। और जब हमें लंबे लंबे सफर पे जाना होता है तो हम क्या चूज करेंगे कि जो हल्का हो, तो इसलिए इनका यूज करा। इनको हम रीयूज कर सकते हैं, किसी भी रंग में रंग सकते हैं, किसी भी शेप में ला सकते हैं, और ये हैंडल करने में भी इजी होते हैं। प्लास्टिक को गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक विद्युत व ऊष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होते, यानी कि प्लास्टिक जो है आप जनरली देखेंगे कि बहुत से बर्तनों में आपका प्लास्टिक लगा होता है, और जब आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जाते हैं तो मम्मियां जनरली कहती हैं कि प्लास्टिक यानी कि चप्पल पहन के जाइए जो कि रबड़ की बनी हुई होती है, और कहीं कहीं पे प्लास्टिक भी, और इलेक्ट्रिशियन को भी आप ही देखेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो प्लास्टिक होती है इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपने अंदर से ट्रेवल नहीं करने देगी, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से ही बचा लेगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये प्लास्टिक के हमारे पास कितने टाइप है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप है, एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक और एक होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। जो प्लास्टिक गर्म करने पर द्रवित हो जाते ही आसानी से मुड़ जाती है, थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। ये मुलायम व लचीली होती है, रबड़ और स्टील से बने स्प्रिंग की तार नहीं खींचती, गर्म करने पर ही पिघल जाती है तथा ठंडे करने पर पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लौट जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसे गर्म करेंगे और जिस भी शेप में हम चाहें इसे बदल सकते हैं। लाइनॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी व पॉलीटेट्राफ्लोरो इथेलाइन, पीटीईएफ, पीटीएफई आदि कुछ अच्छे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक बार बनाने के पश्चात पिघलाया नहीं जा सकता, यानी कि थर्मो यानी कि गर्म करके उनकी सेटिंग कर दी है, थर्मोसेटिंग, और वो एक बार सेट हो चुके हैं तो अब वो दोबारा से कोई और शेप नहीं लेंगे। बैकलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण है। बैकलाइट ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत प्लग, स्विच व विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। आप जनरली देखेंगे कि जो आपकी वाटर बॉटल्स होती है बिस्लरी की, आपने पानी पिया और उसको फिर टर्न टर्न करके कैसा भी कर दीजिए। अगर मैं ये बात करूं तो अभी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगर मैं इस पे बहुत ज्यादा पावर लगाऊंगी तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि क्या है कि इसको बहुत ज्यादा हीट पर देके सेट किया हुआ है। और हम कह सकते हैं कि बैकलाइट या मेलामाइन इनमें से कोई एक टाइप हो सकता है। अन्य प्लास्टिक की तुलना में ये अधिक अग्नि प्रतिरोधी व ऊष्मा को अधिक देर तक सहन कर सकती है। अगर मैं एक बिस्लरी की बोतल को जलाऊं और मैं इस पेन को जलाऊं तो जो बिस्लरी की बोतल है वो जल्दी जलेगी, क्योंकि वो किसका टाइप है, वो आपका थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन ये किसका टाइप है, थर्मोसेटिंग का टाइप है। इसका प्रयोग अग्निरोधी वस्त्रों, रसोई घर के समान छत पर बिछने वाली टाइल्स आदि को बनाने में किया जाता है, जिससे आपको ये जो अग्नि विरोधी क्षमता है वो इसमें मिल सके। अब बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। सो आई होप सो कि आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें समझी अबाउट फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छी तरीके से इसका रिविजन कीजिएगा, हर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ना आए तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में, और तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, वो प्राकृतिक भी होते हैं और मनुष्य द्वारा भी बनाए होते हैं, और प्लास्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं मिलती हूँ हम आप सभी लोगों से हमारी अन्य विज्ञान की कक्षा में।